हेलो एवरीबॉडी। हम लोग ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे एंड उसमें हम लोगों ने करीब 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमको आज आगे के 20 करने, राइट? तो आज हमारा टारगेट क्या रहेगा? 21 से 40 तक। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और कल की सीरीज़ मुझे लग रहा है आप लोग को पसंद भी आई है, और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। एस्ट्रोसैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट। अब ये एस्ट्रोसैट क्या है? क्या एक टाइप की सैटेलाइट है या ऑब्जर्वेटरी है? ये दो चीज़ तो हमको समझ आ गई क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे है। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, एक ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। क्या है ये? स्पेस ऑब्जर्वेटरी, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप की है। ठीक है क्या ना, ये देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, हम लोग क्या ये करते हैं यूजुअली, सैटेलाइट लॉन्च की, वो रिवॉल्व करती है। लेकिन ये क्या है ना, ये हम लोगों ने लॉन्च तो करी है, ठीक है, लेकिन ये सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी है, हम लोगों ने लॉन्च किया, ये हमारे ऑर्बिट में घूमेगी एंड ये वहाँ से रिसर्च करेगी। वहाँ का टेलीस्कोप सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनके बारे में ये रिसर्च करेगा। ठीक है, देखो ये है तो पुरानी न्यूज़। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 28 सितंबर 2015 को, बट क्या लगा है? इंडियाज़ फर्स्ट। जब भी कुछ ऐसा आता है ना, फर्स्ट लग जाता है, फर्स्ट वुमेन, इंडियाज़ फर्स्ट, तो ये हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, इसको इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है ना पेन का कलर चेंज कर ले, जिससे क्वेश्चन लिखा वो नहीं करते। ठीक है, चलो। साला अर्जुन म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन। ये कौन सा म्यूज़ियम है? साला अर्जुन म्यूज़ियम। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, और ये क्या है ना, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये कहाँ पे है? मूसी नदी के किनारे। ठीक है, अब मूसी नदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। वो किस नदी की है? तो वो है कृष्णा रिवर की। अब यार ये भी बता दो, कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, कितने 3 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ कालरा फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड? ठीक है, अभी कालरा क्या जगह का नाम है, अब हमको बताना है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। देखो पहली बात तो केव्स से ही हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पे हैं गुफाएं वगैरह। ठीक है, तो ये तो हमको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अब क्या है, इनको हम लोग, ये जो कालरा है ना, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं ना? कालरी केव्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी? अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन करना ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्म किसने कॉइन किया था? इरास्टोस्थेनीज। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने कब ये टर्म कॉइन किया था? करीब 3rd सेंचुरी में। कब? 3rd सेंचुरी में। ठीक है, चलो। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? अब ये बताओ। देखो ऑस्ट्रिच तो हम सबने सुना है, ठीक है, चलो इसका आंसर भी ऑस्ट्रिच है, कोई बात नहीं, इजी है, सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, देखो ये क्या है ना, ये बर्ड फ्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, और ये जो एल्बाट्रॉस है ना, ये फ्लाई कर लेती है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये आता है लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो हमारा आंसर क्या होता है? एल्बाट्रॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया नॉर्मली? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिच होगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करती हूँ, बट अगर आपको उसका आंसर पता है, उससे रिलेटेड कोई और पॉइंट पता है ना, तो उसको कमेंट सेक्शन में साथ साथ पिन करते रहा करो। उससे क्या होगा ना, आपका भी रिवीजन होगा, प्लस मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे से। इन्फॉर्मेशन तो देखो बांटने से बढ़ती है, कुछ आप हमको बता देंगे उससे। ठीक है, विच कंट्री हैज़ अ हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन? कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, जनसंख्या घनत्व। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी किसकी ज़्यादा थी? तो किसकी थी? बिहार की थी। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की मतलब जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की ज़्यादा थी? तो वो थी यूपी की। सबसे कम किसकी थी?
सिक्किम की थी, सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की थी। लेकिन अब हमसे क्या पूछ लिया? कंट्री, तो कंट्री क्या होगी? मकाओ, मकाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी? कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता है? रास्ते में क्या क्या लेते हुए? मथुरा को और वाराणसी को लेते हुए। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा NH2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? NH2। ठीक है, अब NH4 देख लेते हैं। NH4 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया की 4 मेन स्टेट्स को ऐड करती है। तो वो क्या क्या हो गए? मुंबई को करती है, ठीक है, पुणे को करती है, मुंबई से पुणे गई, फिर हम आ गए बेंगलोर आ गए, फिर हम आ गए चेन्नई। घूमा चारों जगह, बढ़िया लगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करें? लॉन्गेस्ट NH, एक क्वेश्चन बनता है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। कहाँ से कहाँ तक है ये? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, पूरे इंडिया को जोड़ता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, कौन सा? NH44। चलो आगे। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेवलप्ड ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स इज टर्म्ड एज। ड्रेनेज पैटर्न जो किस पे डेवलप हुआ है? फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ट्रेलिस। ठीक है, चलो आगे। फॉलोइंग रिसोर्सेज रिन्यूएबल वन। अरे तो बहुत इजी है, चलो कोई नहीं, करना तो वही क्वेश्चन है। तो यूरेनियम नॉन रिन्यूएबल, कोल तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं हम लोग। ठीक है, टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या होगा? बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? वुड्स की। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो रिन्यूएबल होगा। चलो आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। ये हमारी अर्थ है। अब जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है उसको हमसे क्या पूछा गया है? इसकी लेयर्स जो होती है ना, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, एग्जोस्फियर, इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट में हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे नीचे जो अर्थ से बिल्कुल लगी हुई होती है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फियर के नाम से। और ये लगभग, ये मान लो 10 किलोमीटर तक की रेंज में रहती है। ठीक है, अर्थ से। फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर। क्या आती है? स्ट्रेटोस्फियर। ये करीबन रहती है 10 से लेके 30 तक। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आती है मेजोस्फियर। मेजोस्फियर कितना रहता है? 30 से लेके करीब 50 तक। इसके बाद आता है आयनोस्फियर। ये कितना रहता है? 50 से 400 तक। ठीक है, और आयनोस्फियर के ऊपर सबसे बाहर वाली क्या? एग्जोस्फियर। ये रहती है 400 किलोमीटर के ऊपर ऊपर वाले रेंज में। तो अब देखो हमें पूरी सीरीज़ पता है, हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ट्रोपोस्फियर, अब देखो चारों में सबसे ऊपर ट्रोपोस्फियर ही है ना, तो हमें 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन का हम केवल पहला पहला देख लेते हैं क्या है? ट्रोपोस्फियर, तो हम सीधे ए में टिक कर सकते हैं। बट अगर कहीं पे क्या होता, डी ऑप्शन में मान लो पहले ट्रोपोस्फियर होता, तो फिर हम लोग को आगे चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल ट्रोपोस्फियर। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन विच रीजन? रेड सॉइल कहाँ मिलती है? रेड सॉइल देखो डेक्कन प्लेटियो वाले एरिया में मिलती है, डेक्कन पठार। ठीक है, तो डेक्कन पठार अगर हम इंडिया का देखें, अगर इंडिया की कुछ ऐसी लोकेशन है तो ये करीब कुछ ऐसे पड़ता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ही सदर्न पार्ट कवर करता है और थोड़ा सा इस टाइप आए तो ईस्टर्न पार्ट भी। ठीक है, तो देखो हाँ ये भी है, ये भी, लेकिन इसमें क्या लगा? ओनली, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, चलो आगे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? देखो सबसे पहली बात, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? ठीक है, ये करीबन, अगर ये हमारा कुछ इंडिया इस टाइप से है तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे? बीच में। कहाँ? ये कौन सा स्टेट पड़ता है? MP। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे होगा? MP में। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं ना? वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ना रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। क्या सबसे ज़्यादा होती है? रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, करीबन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, पता है। और ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया समझ रहे हो कौन सा हुआ? तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, अब वेस्टर्न घाट्स की बात आई है तो
तो कोई जगह नहीं बची है, लेकिन पढ़ना तो है। चलो इसको रब करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वाले की अगर बात आती है तो वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताओ। वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेस्टर्न घाट्स की सबसे चोटी की बात करें तो ये है अनाई मेडी, अनाई मेडी, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ती है? केरला में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। इसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को याद रखना, क्या कहते हैं? सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है। चलो, कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन रेड सॉइल बिकॉज, अभी हमने पढ़ लिया रेड सॉइल मिलती कहाँ पे। अब हमको क्या जानना है? रेड सॉइल में कल्टीवेशन मुश्किल होता है। देखो हमें क्वेश्चन से पता चली, रेड सॉइल में कल्टीवेशन मुश्किल होता है, ठीक है। रेड सॉइल उपजाऊ कम होती है, ऐसा क्यों? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्यों इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है? क्योंकि ये ना वेदरिंग से बनी होती है रॉक्स के, मतलब जब रॉक्स पुराने हो जाते हैं, टूटने लगते हैं ना छोटे छोटे कंकड़ों में, ये उसकी बनी होती है, ठीक है। तो ये उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि देखो कंकड़ में क्या होगा, गैप ज़्यादा होता है ना, तो इससे वाटर ना बहुत ईजिली ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अब भैया जिस सॉइल में पानी कम रुक रहा है तो उसमें फसल कैसे अच्छी होगी, ठीक है। द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे, ये तो यार जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गया है तो कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडियन, इसको हम लोग नाम सुना होगा ना आपने, पीआरएस करते हैं, सुना होगा पीआरएस, है ना। तो ये किसने डिज़ाइन किया था? ये डिज़ाइन किया था CRIS ने, CRIS ने। CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है ना? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कब से इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1986 में, ठीक है, 1986 में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गैंजेस इज नोन ऑन एज, अब गैंजेस अपनी गंगा नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। एक नदी इधर से आती है ऐसे, और एक नदी इधर से आती है ऐसे, ठीक है। अब इन दो नदियों का पहले तो नाम बताओ क्या होता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें, जब तक मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? देवप्रयाग। क्या कहते हैं इसको? देवप्रयाग। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलती है, ठीक है। और क्या होता है? लास्ट में इसकी दो धाराएं बट जाती है, ठीक है, जब ये इंडिया से एग्जिट करती है। तो जो ये एक धारा होती है जो बांग्लादेश में जाती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक जो घूम जाती है इसको कहते हैं हुगली, ठीक है। अब जान लेते हैं ये दो कौन सी नदियाँ होती है, ठीक है। इसमें से एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में। यहाँ से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ से गंगा निकलना शुरू होती है, गंगा जी, ठीक है। और गंगा जी की अगर लेंथ की बात कर ले तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको ऑप्शन में गौमुख ग्लेशियर भी मिलता है, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर, तो वो आंसर मार्क करेंगे अगर हम लोग गंगा की ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है। गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी होती है? राम गंगा। क्या होती है? राम गंगा, ठीक है। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जो इसके पैरेलल फ्लो होती है, ये कुछ ऐसे फ्लो हो के आती है और यहाँ पे मिल जाती है। और जो ये मिलने की जगह का नाम है, ये क्या है? प्रयागराज। आप समझ ही गए होंगे क्या है, तो इसका आंसर क्या है? यमुना, ठीक है। ये इसके पैरेलल चलते हुए आती है गंगा जी के, ठीक है। और ये कहाँ पे मिल जाते हैं? आके इलाहाबाद, प्रयागराज में संगम। वेयर इज़ द मॉस्क अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? वैसे तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अब हमसे लोकेशन पूछ लिए तो ये ज्योग्राफी में भी काउंट हो सकता है, ठीक है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किस वंश का शासक था? ये था गुलाम वंश का। कहाँ का? गुलाम वंश का, मतलब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली? 1206 से 1290 तक चली। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल किया?
1206 से 1210 तक, ठीक है। इसके बाद इसी का एक गुलाम था इल्तुतमिश, वो आके रूल करने लगा, ठीक है। इल्तुतमिश की एक बेटी थी कौन, रज़िया। कौन थी, रज़िया। शी इज़ दी ओनली फीमेल रूलर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासक, ठीक है। तो कौन थी, रज़िया सुल्तान, ठीक है। हिस्ट्री हो गई लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में तो आनी ही है। इन विच स्टेट इज़ द वर्ड्स हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस लोकेटेड। देखो ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको नहीं भी आता हो। देखो पहली बार जीसस की बात है तो बेसिकली चर्चेस की बात हो गई है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा चर्च कहाँ के फेमस है और कहाँ पे हैं, गोवा के, और यही इसका आंसर है, ठीक है। गोवा के चर्च में है, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल। खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका आंसर भी हम सबको पता है, एमपी में, ठीक है। तो यहाँ जो है ना ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं एक्चुअली, ठीक है। ये मॉन्यूमेंट्स है ना, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, और ये टेम्पल्स बेसिकली हिंदुज़म और जैनिज़्म के लिए, ठीक है। हिंदू और जैनिज़्म के लिए है, ठीक है। और इन टेम्पल्स का स्टाइल क्या है, आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं तो इन टेम्पल्स का स्टाइल क्या है, नगारा स्टाइल्स, ठीक है। नगारा स्टाइल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ वाइट डेजर्ट प्रेजेंट। वाइट डेजर्ट ये कहाँ पे है, देखो रन ऑफ कच्छ की बात करें जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ यहाँ गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। ये वाइट डेजर्ट क्या होता है ना, ये नमक की वजह से बन जाता है, किसकी वजह से, नमक की वजह से बन जाता है, ठीक है। इसका पहले तो आंसर हम लोग टिक कर ले, गुजरात में, ठीक है। होता क्या है ना, यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, नमक की एक बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में केवल एक लेयर जैसी फॉर्म हो जाती है, तो इसकी वजह से पूरा सफ़ेद रेगिस्तान जैसा दिखता है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े एरिया में होता है, इसलिए टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, सॉल्ट तो बनता ही बनता है। और यही वाला पार्ट हम विवादित है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इसके लिए अलग वीडियो बना रखा है, प्लीज़ जाके देखें उसको, ठीक है। आपको इसी चैनल में लिंक मिल जाएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, कल हम लोगों ने वुलर लेक के बारे में बात की थी, वो कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की। तो ये क्या है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर ये कहाँ पे है, यूएस में है, ठीक है। ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। प्लीज़ इनको अच्छे से देखिए, रेगुलर बेसिस पे देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ 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 लाइक करें। थैंक यू।